इस पॉडकास्ट में जो भी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं वो श्री राजेश विनोद कुमार जी की रिसर्च के अनुसार बताई जा रही हैं। आज की ये जो चर्चा है ना, ये थोड़ी अजीब और काफी क्रीपी होने वाली है। हाँ, थोड़ा डार्क सब्जेक्ट है आज का। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अक्सर आईने के सामने खड़े होकर बाल संवारना या चलते हुए अचानक पैर के अंगूठे में हल्की सी चोट लग जाना, ये बहुत ही आम बातें लगती हैं। रोजमर्रा की बात है, राइट? सबके साथ होता है। हाँ, पर अगर इस पर थोड़ा गहराई से सोचा जाए तो क्या हमारे शरीर में दिखने वाली ये जो बेहद सामान्य चीजें हैं, क्या ये किसी बहुत ही रहस्यमयी और खौफनाक दुनिया का दरवाजा हो सकती हैं? ये बहुत ही अनसेटलिंग सवाल है, पर इसका जवाब हाँ है। वही, मतलब दिन भर में लोग कितनी बार अपने बालों में हाथ फेरते हैं, पर क्या हो अगर यही बाल किसी पारस्यमान्य मतलब किसी पैरानॉर्मल ऊर्जा का एक सटल एंटेना हो। ये जो एंटेना वाली बात है ना, ये दरअसल बहुत ही सटीक है। अगर प्राचीन सनातन तंत्र और पैरासाइकोलॉजी को देखें तो जिस फिजिकल दुनिया को हम रोज देखते हैं और जिस अनदेखी दुनिया से हमें एक अनजाना सा डर लगता है, उनके बीच कोई ईंट पत्थर की ठोस दीवार नहीं है। एक ट्रांसपेरेंट लेयर है। एग्जैक्टली, एक बहुत ही पतली पारदर्शी झिल्ली है, एक वेल है। और आज का हमारा मिशन यही है कि इस वेल को, इस ऊर्जा के तंत्र को डिकोड किया जाए और ये समझा जाए कि इसका जो डार्क साइड है वो असल में कैसे काम करता है। तो शरीर के इस एनर्जी सिस्टम से ही शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि अगर मान लें कि पूरे ब्रह्मांड में कोई कॉस्मिक एनर्जी है, तो वो इस हड्डियों और मांस के ढांचे, इस फिजिकल बॉडी में आखिर घुसती कहाँ से है और बाहर कहाँ से निकलती है? इसके लिए हमें उपनिषदों के उस विज्ञान को समझना पड़ेगा जो शरीर के 5 कोशों का जिक्र करता है। देखिए, इंसानी शरीर सिर्फ एक बायोलॉजिकल मशीन नहीं है। इसका जो प्राणोमाया कोश है, जिसे आजकल की भाषा में हम ऑरा या एनर्जी बॉडी कहते हैं, उसमें ऊर्जा के 114 मेन चक्रास होते हैं। अच्छा, 114 चक्रास? हाँ, और लगभग 72,000 नाड़ियां होती हैं। ये पूरा एक इनविजिबल तारों का जाल है। अब आपने पूछा कि एंट्री कहाँ से होती है, तो इस पूरे नेटवर्क का जो सबसे मेन दरवाजा है वो सर के बिल्कुल टॉप पर होता है, एकदम ऊपर। ओह, जिसे क्राउन चक्रा कहते हैं? राइट, तंत्र में इसे सहस्रारा चक्र कहा जाता है। हाँ, वही जिसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल भी कहते हैं पुरानी किताबों में। बिल्कुल सही। सहस्रारा चक्र दरअसल कॉस्मिक एनर्जी का मेन रिसेप्टर है। और यहीं पर एक बहुत ही रहस्यमयी बात आती है। हमारे जो सर के बाल हैं वो इस ऊर्जा को खींचने के लिए एक सूक्ष्म एंटेना की तरह काम करते हैं। वेट, मतलब बाल डेड सेल्स नहीं है? साइंस के हिसाब से आउटर लेयर डेड हो सकती है, पर एनर्जी लेवल पर ये बाल सीधे पीनियल ग्लैंड और पूरे नर्वस सिस्टम से जुड़े होते हैं। ये कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी कैच करते हैं। अच्छा, इसीलिए शायद जब घर में कोई बड़ा बुजुर्ग आशीर्वाद देता है तो वो हमेशा सर पे हाथ रखता है। एग्जैक्टली। तंत्र विज्ञान में इस प्रोसेस को शक्तिपात कहते हैं। होता क्या है कि एक पॉजिटिव ऊर्जा देने वाले के हाथों से निकलती है और सीधे लेने वाले के सहस्रारा चक्र और बालों के जरिए उसके पूरे नर्वस सिस्टम में फ्लो कर जाती है। बाप रे, ये तो बिल्कुल किसी इलेक्ट्रिक सर्किट जैसा साउंड कर रहा है, जैसे सर से एक हाई वोल्टेज पावर सप्लाई अंदर आई हो। एकदम वैसा ही है। पर अगर फिजिक्स की बात करें तो अगर कहीं से करंट अंदर आ रहा है तो सर्किट को पूरा करने के लिए कोई अर्थिंग टर्मिनल या निकास द्वार भी तो होना चाहिए ना, वरना तो सिस्टम शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। और शरीर में वो अर्लिंग पॉइंट होता है हमारे पैर का अंगूठा। पैर का अंगूठा? हाँ, और स्पेशली लेफ्ट पैर का अंगूठा, जिसका सीधा न्यूरोलॉजिकल और एनर्जेटिक कनेक्शन हमारी पीनियल ग्लैंड से होता है। देखिए, एक गुरु या कोई सिद्ध व्यक्ति जो होता है, उनके पूरे जीवन का अनुभव, उनकी तपस्या, उनका तेज, सब कुछ ग्रेविटी के रूल की तरह उनके पैर के अंगूठे में आके कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। ओह, तो इसीलिए जब आदर देना होता है या आशीर्वाद लेना होता है तो हमेशा पैर का अंगूठा ही छुआ जाता है। हाँ, ताकि उस अर्थिंग पॉइंट से वो एनर्जी रिसीव की जा सके। समझ गए। पर यहीं पर इस चीज का एक बहुत ही डार्क और क्रीपी साइड भी तो हो सकता है। किस तरह का डार्क साइड? मतलब अगर चरण स्पर्श करना सच में एक एनर्जी सर्किट को पूरा करना है, तो क्या इस सर्किट के जरिए कोई बहुत ही खौफनाक या नेगेटिव एनर्जी भी हमारे अंदर ट्रांसफर हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लोग अक्सर ध्यान नहीं देते और इसका जवाब है पूरी तरह से हाँ। सच में? बिल्कुल।
इंसान का शरीर बायो इलेक्ट्रिसिटी पर काम करता है। हमारा राइट साइड पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और लेफ्ट साइड नेगेटिव चार्ज। अब सोचिए, जब कोई झुककर अपना दायां हाथ दाएं पैर पर और बायां हाथ बाएं पैर पर रखता है तो क्या होता है? एक प्रॉपर क्लोज सर्किट बन जाता है। राइट, एक कंप्लीट सर्किट बन जाता है। और ऊर्जा का, एनर्जी का एक बेसिक रूल है, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। योग और तंत्र में इस डेंजर को प्राणिक संक्रमण या प्राणिक कंटेजियन कहा गया है। वेट, इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अगर जिस इंसान के पैर छुए जा रहे हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है या उसको बहुत गुस्सा आता है या उसके कर्मा बहुत खराब है, तो इस प्राणिक संक्रमण का क्या असर पड़ेगा? असर बहुत ही डायरेक्ट और विनाशकारी होता है। जैसे ही सर्किट पूरा होता है, उस व्यक्ति की वो डार्क एनर्जी, उसकी नेगेटिविटी सीधे पैर छूने वाले के ऑरा में फ्लो करने लगती है। ओह गॉड! ऊर्जा ये नहीं देखती कि आपका सामने वाले से क्या रिश्ता है, वो सिर्फ और सिर्फ सर्किट के नियम को फॉलो करती है। ये तो मतलब बिल्कुल किसी करप्टेड फाइल जैसा हो गया। जैसे अगर ब्लूटूथ से किसी इन्फेक्टेड फोन से कनेक्शन बन गया तो बैकग्राउंड में ही वायरस डाउनलोड हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा जब तक फोन क्रैश ना हो जाए। ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। डार्क एनर्जी ऐसे ही ट्रांसफर होती है। पर आजकल तो हम सब मोटे रबर के सोल वाले जूते पहनते हैं, तो क्या वो रबर इस अर्थिंग को या इस डार्क ट्रांसफर को ब्लॉक नहीं कर देता? देखिए, रबर जो है वो फिजिकल इलेक्ट्रिसिटी को जरूर ब्लॉक करता है, पर जिस ऊर्जा की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो प्राणिक ऊर्जा है, बायोप्लाज्मिक एनर्जी। ये बहुत ही सटल सूक्ष्म फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। अच्छा, तो रबर काम नहीं आएगा? रबर का सोल जमीन के साथ होने वाली नेचुरल अर्थिंग को रोक सकता है, पर जब दो इंसानों का आपस में डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट होता है, हाथ और पैर का, तो वो सर्किट रबर के बावजूद पूरा हो जाता है। बाप रे! इसलिए आपने शायद नोटिस किया हो, जो सच में उच्च कोटि के तांत्रिक होते हैं या बहुत सिद्ध संत होते हैं, वो कभी आम लोगों को अपने पैर नहीं छूने देते हैं। हाँ, ये मैंने देखा है, वो मना कर देते हैं। क्योंकि उनका ऑरा बहुत हाई लेवल का होता है और वो आम इंसानों की डार्क एनर्जी या नेगेटिविटी को अपने अंदर लीक नहीं होने देना चाहते, वरना उनकी तपस्या का जो ओज है वो करप्टेड हो जाएगा। ये तो सच में नजरिया बदल देने वाला साइंस है। इसी एनर्जी रूल से जुड़ा एक और सवाल आता है दिमाग में। अक्सर कई परंपराओं में देखा जाता है कि लड़कियों को या महिलाओं को पैर छूने से बड़ी सख्ती से रोका जाता है। क्या इसके पीछे भी यही डार्क ट्रांसफर वाला लॉजिक है? हाँ, और इसका कनेक्शन सीधा तंत्र के शक्ति सिद्धांत से जुड़ा है। सनातन ज्ञान में स्त्री के शरीर को साक्षात कॉस्मिक ऊर्जा या देवी का स्वरूप माना गया है। बायोलॉजिकल और एनर्जी दोनों ही लेवल्स पर उनके अंदर जीवन को जन्म देने वाली कॉस्मिक रिप्रोडक्टिव एनर्जी होती है। उनका जो ऑरा होता है ना, वो बचपन से ही बहुत ज्यादा चार्ज्ड और पावरफुल होता है। अच्छा, मतलब ऑलरेडी फुल बैटरी की तरह? एग्जैक्टली। जहां पुरुषों को अपनी एनर्जी स्टेबल करने के लिए भारी आशीर्वाद चाहिए होता है, वहीं कन्याओं में एनर्जी का फ्लो पहले से ही बैलेंस्ड और पूर्ण होता है। तो अगर एक कन्या जिसका फ्लो पहले से इतना पावरफुल है, अगर वो झुककर किसी आम इंसान के पैर छूती है, तो इस सर्किट में ऊर्जा का बहाव किस तरफ जाएगा? वही रूल लगेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ऊर्जा कन्या के हाई फ्रीक्वेंसी ऑरा से निकलकर उस आम व्यक्ति की तरफ बहने लगेगी। ओह, मतलब एनर्जी का लीक होने लगेगा? हाँ, और ये पावरफुल शक्ति जब उल्टी दिशा में लीक होती है तो एक तरह का बैक फ्लो मारती है। ये एनर्जी का लॉस उस कन्या के एस्ट्रल बॉडी के लिए तो नुकसानदायक है ही, पर सोचिए उस इंसान का क्या होगा जिसके पैर छुए जा रहे हैं। क्या होगा? वो एक नश्वर इंसान, एक आम आदमी, उस देवीय शक्ति के भारी भाव को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। उसका नर्वस सिस्टम उस एनर्जी शॉक को हैंडल नहीं कर सकता। बाप रे! मतलब लेने वाले के लिए फेटल हो सकता है। बिल्कुल। इसीलिए कन्याओं से ऊर्जा लेने या उन्हें पैर छूने देने के बजाय उल्टा उनके पैर पूजने का नियम बनाया गया, ताकि आम इंसान उस ओवरफ्लो से बचा रहे। ये साइंस और परंपरा का जो हिसाब है, ये सच में हैरान करता है। अब थोड़ा वापस चलते हैं शरीर के ऊपरी हिस्से की तरफ, बालों पर, जिन्हें हमने एंटेना कहा था। हाँ, बाल। अगर पैर का अंगूठा एनर्जी बाहर फेंक रहा है और बाल एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, तो काले जादू या डार्क मैजिक में बालों का इतना ज्यादा यूज क्यों होता है? हमने हमेशा सुना है कि टूटे हुए बाल संभाल कर फेंकना चाहिए। इसके पीछे पैरानॉर्मल साइंस का एक बहुत ही डरावना कॉन्सेप्ट काम करता है, जिसे कहते हैं सिंपैथेटिक मैजिक या लॉ ऑफ कंटेजन। लॉ ऑफ कंटेजन? ये क्या होता है? ये रूल कहता है कि जो चीज कभी भी आपके फिजिकल शरीर का हिस्सा रही हो, भले ही वो कट कर अलग क्यों ना हो जाए, एस्ट्रल लेवल पर यानी सूक्ष्म स्तर पर वो हमेशा आपके डीएनए और आपकी प्राणिक सिग्नेचर से जुड़ी रहती है। वेट, मतलब अगर कोई बाल गिर गया जमीन पर, तब भी वो मेरे एनर्जी सिस्टम से जुड़ा हुआ है? हाँ,
उस टूटे हुए बाल और आपके सहस्रारा चक्र के बीच एक अदृश्य एनर्जी की कॉर्ड हमेशा बनी रहती है। ये तो बिल्कुल वैसा हो गया जैसे किसी का कोई बॉडी पार्ट कटने के बाद भी उसे वहां फैंटम पेन महसूस होता है। सही कहा। पर इसका क्या मतलब है कि अगर किसी तांत्रिक को मेरे झड़े हुए बाल मिल जाएं तो वो मीलों दूर बैठकर भी मेरा दिमाग हैक कर सकता है? दुर्भाग्य से हाँ, ऐसे ही होता है। जो वुडू डॉल्स या पुतले बनाए जाते हैं काले जादू में, वो इसी थ्योरी पर बनते हैं। जब कोई अघोरी या डाक तांत्रिक उन बालों पर मारण या उच्चाटन जैसी क्रिया करता है, या उन बालों पर जब डाक मंत्रास पढ़े जाते हैं, तो उन मंत्रों की वाइब्रेशन उस इनविजिबल कॉर्ड के जरिए सीधा उस इंसान के सहस्रार चक्र पर हिट करती है। ओह गॉड! ये अटैक इतना सटीक होता है कि उस इंसान को अचानक डरावने सपने आने लगते हैं, एक अनजाना सा खौफ रहने लगता है, और ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं जो मेडिकल साइंस या डॉक्टर्स पकड़ ही नहीं पाते। मतलब ये तो ऐसा हुआ कि इंसान अनजाने में ही अपना एक्सेस कोड हर जगह गिरा रहा है और कोई भी उसके सिस्टम में बैकडोर से घुस सकता है। बिल्कुल, बाल एक बैकडोर पोर्टल ही हैं। जब हम इस तरह के डार्क मैजिक या उग्र तांत्रिक क्रियाओं की बात करते हैं, तो क्या हमारे देश में ऐसी कोई रियल लोकेशंस हैं जहां ये डार्क एनर्जी आज भी इतनी एक्टिव हो कि आम इंसान वहां उसको फिजिकली फील कर सके? देखिए, वैसे तो कई जगह हैं, पर पूर्वोत्तर भारत में यानी नॉर्थ ईस्ट में 2 ऐसी जगह हैं जिनका तंत्र की हिस्ट्री में बहुत खौफनाक महत्व है। एक है मायोंग और दूसरा कामाख्या। मायोंग का तो मैंने भी सुना है, ब्लैक मैजिक कैपिटल बोलते हैं ना उसको। हाँ, मायोंग को काले जादू की अघोषित राजधानी माना जाता है, और ये सिर्फ किस्से नहीं है, हिस्ट्री की किताबों में भी मायोंग के जंगल का जिक्र है। एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है अलमगीरनामा। उसके अनुसार 1337 में जब मुगलों की लगभग 1 लाख घुड़सवारों की बहुत बड़ी सेना ने मायोंग के जंगलों में एंट्री की, तो क्या हुआ पता है? क्या हुआ? वो पूरी की पूरी 1 लाख की सेना रहस्यमयी तरीके से वहां गायब हो गई। उनका कभी कोई सुराग ही नहीं मिला। वेट, क्या बात कर रहे हैं? 1 लाख सैनिक एक साथ गायब हो गए? ये तो मतलब किसी डार्क फैंटेसी नॉवेल जैसा लग रहा है। दिमाग इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। क्या तंत्र विज्ञान इसका कोई एक्सप्लेनेशन देता है? वहां के लोकल कहानियों में तो कहते हैं कि मायोंग के ओझा इंसानों को जानवर बना देते थे। पर अगर हम इसको पैरासाइकोलॉजी और ऊर्जा के लेंस से डिकोड करें, तो वो असल में एक बहुत ही मास स्केल पर किया गया सामूहिक सम्मोहन या मैस हेलुसिनेशन था। अच्छा, मतलब दिमाग को एक साथ कंट्रोल कर लिया गया। हाँ, मायोंग की हवाओं में, वहां की जमीन में एक ऐसा हैवी एस्ट्रल प्रेशर है जो किसी भी आम इंसान के ऑप्टिक नर्व और पूरे नर्वस सिस्टम को ओवरराइड कर देता है। दिशाओं का भ्रम हो जाना, मति भ्रम होना, अजीब चीजें दिखना, ये सब उस इंटेंस हैवी ऊर्जा का रिजल्ट है। बाप रे! अगर आप बिना किसी मेंटल शील्ड के वहां गए, तो आज भी आप अपना आपा खो सकते हैं वहां। और कामाख्या के बारे में क्या कहेंगे? वहां का नाम सुनते ही अंदर से एक अजीब सी शिहरण होती है। क्या वहां मतलब वो कोई हॉन्टेड जगह है, भूत पिशाच का चक्कर है? बहुत बड़ी भूल है। वो ब्रह्मांड की सबसे उग्र प्राइमल डार्क एनर्जी और वामाचार तंत्र का सबसे बड़ा सेंटर है। प्राइमल डार्क एनर्जी? हाँ, वहां क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों शक्तियां एक साथ मौजूद हैं। वहां 10 महाविद्याओं की ऐसी कठोर साधना होती है और करना पिशाचिनी जैसी अनर्थली शक्तियों को सिद्ध किया जाता है। मैंने सुना है वहां जानवरों की बलि की परंपरा आज भी है। उसके पीछे का डार्क साइंस क्या है? तंत्र विज्ञान ये कहता है कि जब किसी जीव की बलि दी जाती है, तो मौत के उस आखिरी एक्सट्रीम मोमेंट में उसके शरीर से प्राणिक एनर्जी का एक बहुत ही भयंकर ब्लास्ट होता है। ओह, एक एनर्जी एक्सप्लोजन। एग्जैक्टली। और वहां जो अघोरी और साधक बैठे होते हैं, वो इसी एक्सप्लोड हुई सघन ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके अपनी सिद्धियों को और ज्यादा डार्क और पावरफुल बनाते हैं। बाप रे! कामाख्या का ऑरा इतना घना है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका ऑरा वीक हो या जो डरा हुआ हो, अगर वो वहां जाए, तो वहां की अनलिमिटेड ऊर्जा उसके सिस्टम पर हावी हो सकती है। वहां डर किसी भूत का नहीं होता, वहां डर होता है एक ऐसी एनर्जी के ओवरडोज का जिसको एक आम नर्वस सिस्टम झेल ही नहीं सकता। ओ माय गॉड! मतलब वहां की हवा इतनी चार्ज्ड है कि किसी की नसें फट सकती हैं। जब इन तांत्रिक जगहों की बात आती है, तो एक शब्द जो हमने हमेशा सुना है वो है वशीकरण। लोग अक्सर इसको बस एक साइकोलॉजिकल ट्रिक समझ लेते हैं, पर असल में हिप्नोटिज्म, सम्मोहन और वशीकरण, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? इन तीनों को एक मान लेना बहुत कॉमन मिस्टेक है।
देखिए, हिप्नोटिज्म जो है वो प्योरली एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। डॉक्टर वाला हिप्नोटिज्म। हाँ, जिसमें इंसान के कॉन्शियस माइंड को सुलाकर उसके सबकॉन्शियस से बात की जाती है। पर इसमें एक कैच है, इसमें इंसान की फ्री विल यानी उसकी खुद की आज़ाद इच्छा हमेशा जिंदा रहती है। अच्छा। हाँ, अगर आप हिप्नोटाइज करके किसी को ऐसा कुछ करने को कहें जो उसके बेसिक नेचर के खिलाफ है, मान लीजिए मर्डर करने को, तो वो तुरंत उस ट्रांस से बाहर आ जाएगा। और सम्मोहन? सम्मोहन एक नेचुरल मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है। जैसे कोई बहुत कैरिस्मेटिक इंसान हो तो लोग ऑटोमेटिकली उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, उसका ऑरा ही वैसा होता है। लेकिन वशीकरण वो अलग है। वशीकरण एक कंप्लीटली डार्क तांत्रिक प्रोसेस है। इसमें ना तो साइकोलॉजी है ना नेचुरल अट्रैक्शन। इसमें इंसान की फ्री विल को पूरी तरह से हैक करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। हैक कर लिया जाता है? हाँ, इंसान बस एक जिंदा कठपुतली बनकर रह जाता है, उसकी अपनी कोई सोच नहीं बचती। मतलब मूवीज में जो दिखाते हैं वो सच है? मुझे याद आ रहा है अभी एक फिल्म आई थी गुजराती में वश, और उसका हिंदी रीमेक भी बना था शैतान। इन दोनों में वशीकरण को काफी क्रीपी तरीके से दिखाया था। एक में तो एंड तक असर नहीं गया और दूसरी में बस एक गाना या ऑडियो चलाकर जादू तोड़ दिया। इनमें से एक्चुअल तंत्र के करीब कौन सी है? देखिए, जो ओरिजिनल गुजराती फिल्म थी वश, वो असली तंत्र के बहुत करीब है। उसमें दिखाया है कि लड़की उस वशीकरण के इफेक्ट में बिना कुछ सोचे समझे अपने ही सगे भाई को मार देती है। हाँ, वो बहुत डिस्टर्बिंग था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उस फिल्म के एंड में तंत्रिक की जीभ कटने के बाद भी वो वशीकरण पूरी तरह से खत्म नहीं होता। ये डिटेल बिल्कुल सटीक है, क्योंकि जो असली उग्र तंत्र होता है ना, वो इंसान के नर्वस सिस्टम को परमानेंटली डैमेज कर देता है। ओह, रिकवरी आसान नहीं होती? बिल्कुल नहीं। वहीं दूसरी तरफ जो शैतान फिल्म में दिखाया कि एक ऑडियो टेप चला दिया और वशीकरण टूट गया, वो बस एक सिनेमैटिक लिबर्टी है, प्योरली कमर्शियल। मतलब असली जिंदगी में कोई साउंड यूज से नहीं तोड़ सकती? नहीं, असली तंत्र का बाण जब चल जाता है ना, तो वो अपना विनाश करके ही रहता है। उसे रोकना इतना आसान नहीं होता। सिनेमा वाले भी ना हमेशा इजी वे आउट निकाल लेते हैं। खैर, अगर इन उग्र तांत्रिक चीजों से थोड़ा हटकर सोचें, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, घरों में और किचन में इस्तेमाल होने वाली बहुत आम चीजें होती हैं, जैसे चावल या नींबू मिर्ची, इनका काले जादू में कैसे इस्तेमाल होता है? इनके पीछे का क्या डार्क मैकेनिज्म है? देखिए, एनर्जी का एक बेसिक रूल है, कोई भी ऑब्जेक्ट या चीज अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। सारा खेल होता है मंत्र का, यानी वाइब्रेशन का, और इंटेंट यानी इरादे का। चावल कैसे काम करता है इसमें? चावल की जो बेसिक संरचना होती है वो क्रिस्टलाइन होती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ये ऊर्जा को अपनी तरफ सोखने और स्टोर करने में बहुत पावरफुल है। अब आपने देखा होगा शादी के टाइम विदाई में लड़की पीछे की तरफ चावल फेंकती है। हाँ, मायके की समृद्धि के लिए। राइट, ताकि पॉजिटिव एनर्जी स्टोर रहे। लेकिन वही साबुत चावल जब किसी तांत्रिक टोटके में यूज होता है और उस पर डार्क मंत्र पढ़े जाते हैं, तो वो एक भयंकर एनर्जी अब्जॉर्बर बन जाता है। ओह, मतलब फिर वो नेगेटिविटी सोखता है? हाँ, वो डार्क एनर्जीज को सोख कर एक नेगेटिव बैटरी की तरह चार्ज हो जाता है। बाप रे, अगर चावल एनर्जी सोखता है तो फिर हर दुकान और घर के बाहर जो नींबू मिर्ची लटकते हैं, उनका साइंस क्या है? क्या वो भी नेगेटिव एनर्जी सोखते हैं? नहीं, नींबू मिर्ची का मेन काम अलक्ष्मी या डार्क वाइब्स को रिपेल करना होता है, दूर रखना। अगर साइंस के नजरिए से देखें तो नींबू और मिर्ची में सिट्रिक एसिड होता है, जो हवा को प्यूरिफाई करता है। और तंत्र में यही कॉम्बिनेशन एक एनर्जी रिपेलेंट का काम करता है, किसी डार्क फोर्स को वहां टिकने नहीं देता। इसी तरह काले घोड़े की नाल का बहुत यूज होता है बचाव के लिए। हाँ, मैंने कई दरवाजों पे देखी है। उसका क्या हिसाब है? लोहे में नेचुरली थोड़ा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, पर जब एक काले घोड़े के पैर की नाल लगातार जमीन पर दौड़ते हुए पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के साथ रगड़ खाती है दिन रात, तो वो एक्सट्रीम लेवल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चार्ज हो जाती है। अच्छा, तो मतलब वो एक शील्ड बन जाती है? एग्जैक्टली। जब आप उसे घर के दरवाजे पर लगाते हैं तो वो एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड बनाती है जिसको डार्क एंटिटीज इजीली भेद नहीं पाती। और पूजा पाठ में हम कपूर और लौंग का धुआं भी तो करते हैं। उसका इस डार्क एनर्जी को हटाने में क्या रोल है? कपूर की एक बहुत अजीब खासियत है, वो जलने के बाद बिल्कुल भी राख या रेजिड्यू नहीं छोड़ता। हाँ, सीधा उड़ जाता है। स्पिरिचुअल टर्म में ये इंसान के अहंकार के पूरी तरह जीरो होने का सिंबल है। और जब तांत्रिक या सात्विक पूजों में लौंग और कपूर को एक साथ जलाते हैं तो उस धुएं की जो सटल वाइब्रेशन होती है वो हवा में मौजूद उस डार्क प्लाज्मा और लो फ्रीक्वेंसी नेगेटिव एंटिटीज को जलाकर डिस्ट्रॉय कर देती है। ये एक डीप एनर्जी क्लेंजिंग प्रोसेस है।
क्या बात है, मतलब हर छोटी से छोटी चीज के पीछे इतना प्रोफाउंड और साइंटिफिक बेस है। पर मैंने एक पैटर्न जरूर देखा है। कैसा पैटर्न? चाहे नींबू मिर्ची हो या किसी बीमार इंसान के ऊपर से उतारा गया चावल हो, लोग हमेशा इन चीजों को ले जाकर चौराहे पर ही क्यों फेंकते हैं, क्रॉस रोड्स पर। एक सीधी सड़क में और चौराहे में डार्क एनर्जी के नजरिए से क्या डिफरेंस है? पैरानॉर्मल साइंस में चौराहा सिर्फ 2 सड़कों का क्रॉसिंग नहीं है, वो एक मल्टी डायमेंशनल पोर्टल है। पोर्टल? हाँ, एनर्जी के नजरिए से ये एक ऐसा सेंसिटिव पॉइंट है जहाँ चारों दिशाओं से ऊर्जाएं आकर टकराती हैं और फिर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं। ज्योमेट्रिकली वहाँ एक एनर्जी का वॉर्टेक्स यानी एक भंवर बन जाता है। ओह, इसीलिए वहाँ इतनी नेगेटिविटी होती है। बिल्कुल, भटकी हुई आत्माएं और डार्क एंटिटीज अक्सर इन चौराहों पर ही घूमती रहती हैं। तो जब कोई उतारा चौराहे पर रखा जाता है तो आइडिया ये होता है कि उस उतारे में से जो भी डार्क एंटिटी निकलेगी वो उन 4 रास्तों की एनर्जी वॉर्टेक्स को देखकर कंफ्यूज हो जाएगी और किसी दूसरे डायमेंशन में गायब हो जाएगी। वेट, अगर वो एंटिटी वहाँ घूम रही है और मान लीजिए वहाँ से कोई आम इंसान गुजर रहा हो और अनजाने में उसका पैर उस उतारे पर पड़ जाए, तो क्या हर कोई बीमार पड़ जाता है? क्या वो डार्क एनर्जी सबको अपना शिकार बना लेगी? ये सवाल बहुत जरूरी है समझना। देखिए, जो उतारा जमीन पर रखा है वो एक एनर्जी ट्रैप है। वो एक भूखी डार्क एनर्जी है जो एक नए जिस्म, एक नए शिकार की तलाश में है। लेकिन हर किसी को वो अटैक नहीं कर सकती। जिस इंसान का ऑरा बहुत स्ट्रांग है, जो फिजिकली और मेंटली फिट है, या जो लोग ध्यान करते हैं, उनका ऑरा एक सॉलिड दीवार जैसा होता है। वो डार्क एनर्जी उनसे टकराकर वापस गिर जाएगी। तो शिकार बनता कौन है फिर? शिकार वो बनता है जो पहले से डरा हुआ हो या बीमार हो या किसी डीप डिप्रेशन में हो। ऐसे इंसान का ऑरा पोरस हो जाता है, मतलब उसमें छोटे छोटे छेद बन जाते हैं। ओह गॉड, जैसे ही ऐसा कोई वीक ऑरा वाला उस ट्रैप पर पैर रखता है, वो डार्क एनर्जी इंस्टेंटली उन छेदों के रास्ते उसके सिस्टम में चिपक जाती है और उसके साथ चुपचाप उसके घर तक पहुंच जाती है। मतलब अंदर का डर और कमजोरी ही इन डार्क एंटिटीज के लिए सबसे बड़ा मेन डोर है। इसी बात से मुझे एक और बहुत क्रीपी रूल याद आ गया। कौन सा? जब भी लोग चौराहे पर कोई टोटका फेंकते हैं या फिर शमशान घाट में पिंड दान करके लौट रहे होते हैं, तो हमेशा उन्हें एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दी जाती है कि पीछे मुड़कर मत देखना। इस रूल के पीछे क्या साइंस है? इसके पीछे जो कारण है वो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर हम टोटके या काले जादू की बात करें, तो जब आपने उस डार्क एनर्जी को चौराहे पे ड्रॉप किया, अगर आप उस वक्त मुड़कर देख लेते हैं तो आपकी आंखों के जरिए उस आजाद हुई अदृश्य एंटिटी के साथ एक माइक्रो सेकंड के लिए आई कांटेक्ट हो जाता है। और वो आई कांटेक्ट एक एनर्जी कॉर्ड एस्टैब्लिश कर देता है। वो एक पल का देखना उस एंटिटी के लिए एक ओपन इन्विटेशन बन जाता है कि आओ और मेरे पीछे पीछे आ जाओ। बाप रे, पर पिंडदान में तो वो हमारे अपने फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, वहाँ क्यों नहीं देखना चाहिए पीछे? वहाँ डार्क एनर्जी तो नहीं है। वहाँ कारण डर नहीं, वहाँ कारण है मोह यानी अटैचमेंट। गरुड़ा पुराना और जो डेथ आफ्टर लाइफ साइंस है, उसके अकॉर्डिंग जब किसी की डेथ होती है तो आत्मा का अपने बॉडी और अपनी फैमिली से तुरंत अटैचमेंट नहीं टूट पाता। हाँ, सुना है, वो वहीं आसपास होते हैं उस वक्त। राइट। तो जब आप उनका पिंडदान करके निकलते हैं, वो आत्मा वही मंडरा रही होती है। अगर आपने पीछे मुड़कर देख लिया और उस आत्मा ने आपके चेहरे पर दुख या आंसू देख लिए, तो उसका जो मोह है वो दोबारा जाग उठता है। ओह, तो क्या होता है उससे? अपनी आगे की पैरालौकिक यात्रा पर नहीं जा पाती। वो उसी मोह के ग्रेविटी में फंसकर प्रेत योनि में भटकने लगती है। पीछे मुड़कर ना देखना असल में उस सोल के लिए एक डिक्लेरेशन होता है कि अब इस जन्म का तुम्हारा मेरा हर फिजिकल रिलेशन खत्म हो चुका है, ताकि वो आत्मा फ्रीली आगे बढ़ सके। सच कहूं तो ये सब सुनकर दिमाग थोड़ा नम सा हो गया है। अभी तक इस पूरे एपिसोड में हमने जो भी बात की, चाहे वो सर के एक मामूली बाल से लेकर डार्क मैजिक हो या किसी चौराहे पर पड़ा हुआ नींबू मिर्ची का टोटका, ये एक बात तो क्लियर कर देता है कि जिस आम और सेफ फिजिकल दुनिया में हम जी रहे हैं और वो जो एक हॉरर से भरा पैरानॉर्मल डायमेंशन है, उसके बीच सच में कोई कंक्रीट की दीवार नहीं है, बस एक ट्रांसपेरेंट और बेहद खतरनाक वेल है जो किसी भी वक्त किसी भी छोटी सी गलती से पार हो सकती है। ये आपने एकदम यथार्थ और सटीक निष्कर्ष निकाला है। और देखिए, इसलिए मैं बस एक आखिरी ख्याल देकर इस चर्चा को विराम देना चाहूंगा। हाँ, बोलिए ना। अगली बार जब कभी रात के घने अंधेरे में आप किसी सुनसान चौराहे से गुजर रहे हों और अचानक से बिना किसी वजह के कोई बहुत ठंडी हवा का झोंका आपके शरीर को छू कर निकल जाए, ओह गॉड,
तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा कि क्या वो सच में सिर्फ हवा का एक झोंका था, या आपका ऑरा उस पतली सी झिल्ली के उस पार मौजूद किसी अनदेखी शक्ति से टकराया था।